नमस्कार, खबर दोपहर में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश चगवानी। आज पुलवामा हमले की दूसरी बरसी है। इसे लेकर सियासत गर्म हो चुकी है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी, लेकिन श्रद्धांजलि के साथ बघेल ने सरकार से सवाल पूछे। बघेल ने पूछा कि जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता, वहां 300 किलो आरडीएक्स कैसे पहुंचा। भूपेश बघेल ने ट्वीट पर लिखा, सवाल तो है साहब, जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता, वहां 300 किलो आरडीएक्स कैसे पहुंचा। कौन था इस साजिश के पीछे। पुलवामा हमले में शहीद हुए वीर जवानों को कोटि कोटि नमन। राष्ट्र उनकी शहादत को सलाम करता है। आपको बता दें कि 2 साल पहले आज ही के दिन कश्मीर के पुलवामा में जैश ए मोहम्मद के एक फिदायीन आतंकी दस्ते ने सीआरपीएफ के काफिले पर हमला किया था। इस हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे। पुलवामा हमला पाकिस्तान की एक सोची समझी साजिश का नतीजा था। इस साजिश के तहत जैश ए मोहम्मद में अपने आतंकियों को ट्रेनिंग देने के लिए अलकायदा, तालिबान और हक्कानी के अफगानिस्तान में बने ट्रेनिंग कैंप में हथियार और गोला बारूद चलाने का प्रशिक्षण दिया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन के दौरान दर्ज किए गए 2.5 लाख केस वापस लेने का फैसला किया है। इतना ही नहीं, जमातियों के खिलाफ दर्ज धारा 188 के मुकदमे वापस लिए जाएंगे। दरअसल कोरोना से सख्ती से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन के दौरान करीब 2.5 लाख लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए थे। इनमें लॉकडाउन उल्लंघन को लेकर कई धाराओं के तहत मामले दर्ज हुए थे। अब ये सारे मामले वापस होंगे। इनमें तबलीगी जमात के खिलाफ दर्ज 323 केस शामिल हैं। गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, लखनऊ और मेरठ में सबसे ज्यादा केस तबलीगी जमातियों पर दर्ज किए गए। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से आदेश गृह विभाग को जारी कर दिए गए। सरकार का मानना है कि मामूली गलतियों के चलते आम लोगों पर आईपीसी की धारा 188 के तहत मामले दर्ज किए गए थे। अब आगे इन मामलों को चलाने का कोई औचित्य नहीं है। उत्तर प्रदेश लॉकडाउन के दौरान दर्ज केस वापस लेने वाला पहला राज्य बन गया है। पिछले साल मार्च महीने के पहले हफ्ते में आगरा में कोरोना का पहला केस मिला था। इसके लिए एक नवविवाहित युवती को जिम्मेदार ठहराया गया। उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। ये कोरोना महामारी से जुड़ा राज्य का पहला आपराधिक मुकदमा था। इसके बाद सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क नहीं लगाने, सार्वजनिक स्थलों पर थूकने आदि जैसे नियमों के उल्लंघन करने के मामले में लोगों के खिलाफ आईपीसी की धारा 188 के तहत मामले दर्ज हुए। दिल्ली के मंगोलपुरी में हुई रिंकू शर्मा हत्याकांड पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए हिंदू फायर ब्रांड साध्वी प्राची ने मुरादाबाद में पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी का नाम लेते हुए हमला बोला। साध्वी प्राची ने कहा कि अब उसे भारत में डर नहीं लग रहा। राम का नाम लेने वाले एक बच्चे को एहसान फरामोश कौम के लोगों ने मार दिया। तो साथ ही साध्वी प्राची ने ओवैसी और बॉलीवुड अभिनेताओं पर जमकर वार किया। उस बच्चे ने राम मंदिर के लिए चंदा एकत्रित करने का काम किया तो उसको खंजर घोंप घोंप करके मारा। जिन लोगों को अखबार पढ़ते ही डर लगता था, कहां गए वो लोग। मीडिया को खोजना चाहिए। हामिद अंसारी जो कहता था हिंदुस्तान में डर लगता है, ऐसा ही सुनो था, कहां गए वो लोग। और भाईचारे वालों से पूछना चाहती हूं, क्यों चुप्पी साधे हो। क्योंकि ये हिंदू का बच्चा था, ये रिंकू शर्मा था। काश अल्लाह अकबर करने वाला होता तो हिंदुस्तान के अंदर हैदराबादी चूहा भी चिल्लाता, हामिद अंसारी भी बोलते, और खान गैंग का तो कहना ही क्या था। और वो सेक्युलर गैंग, वो तो सांस भी नहीं लेते। हिंदुओं की दुर्दशा हिंदुस्तान के अंदर ये स्थिति बनी। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के मझौला थाना क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब एक युवती का संदिग्ध हालत में शव मिला। घटना की स्थानीय लोगों ने पुलिस को जानकारी दी। सूचना पर एसएसपी मुरादाबाद प्रभाकर चौधरी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। पुलिस ने इस मामले की जांच पड़ताल को शुरू कर दिया है। मुरादाबाद जनपद के मझौली थाना क्षेत्र में एक युवती का शव संदिग्ध अवस्था में मिला। युवती की बलात्कार के बाद हत्या की आशंका जाहिर की जा रही है।
आपको बता दें, युवती के चेहरे पर चोट के निशान भी मिले हैं। सर, यहाँ एक महिला का शव मिला है, क्या लगा प्रथम दृष्टया? ये प्रथम दृष्टया तो ये लग रहा है कि जो है मर्डर हुआ है, क्योंकि घटनास्थल देख के और बॉडी देख के स्ट्रांगुलेशन के चांसेस हैं पूरे, और संघर्ष के निशान भी हैं, क्रुएल्टी हुई है ऐसा बॉडी देख के लगा है। पीएम के लिए भेजा जा रहा है डेड बॉडी, और ये भी है कि ये ऐसा इलाका है जहाँ कोई बाहरी व्यक्ति बॉडी ले आके नहीं डाल सकता है, तो संभावना इस चीज़ की है कि या तो महिला यहाँ पे आई हो, कोई जान पहचान का हो, फिर उसने ये घटना अंजाम दिया हो, या इस इलाके के जो भी क्राइम करने वाले हैं वो इस इलाके से संबंधित हो। फिलहाल पीएम के लिए बॉडी भेजी गई है और हम लोग कोशिश करेंगे कि जल्दी ये घटना बर्ताव हो जाए। अभी पहचान नहीं हो पाई डेड बॉडी। सर, क्या मतलब किस धारदार हथियार से हत्या की गई? स्ट्रांगुलेशन है, गला दबा के, गला घोट के, जैसा ऐसा प्रतीत हो रहा है। पीएम के बाद स्थिति स्पष्ट। उत्तर प्रदेश के अमेठी में 11 फरवरी की शाम को गायब हुए युवक का पुलिस को अधजला शव मिला है। अमेठी के जगदीशपुर कोतवाली क्षेत्र के मरोचा के पास जंगल में जिस युवक का शव पुलिस को मिला, वो पेशे से निजी क्लिनिक चलाता था। मिली जानकारी के अनुसार युवक जामो कस्बे का रहने वाला है और रुपयों के चक्कर में डॉक्टर की हत्या की गई। बताया जा रहा है कि शनिवार से पुलिस गायब युवक की तलाश कर रही थी, तो वहीं देर रात युवक का शव अधजली हालत में मिलने से इलाके में कोहराम मच गया। पुलिस ने लाश का पंचनामा भरते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं राजस्थान के पाली के मारवाड़ जंक्शन विधानसभा से रानी नगरपालिका के नवनिर्वाचित अध्यक्ष भरत राठौड़ ने घर घर जाकर जनसंपर्क किया और वार्ड वासियों से आशीर्वाद लिया। वार्ड वासियों ने अध्यक्ष भरत राठौड़ का माला पहनाकर स्वागत किया और जीत की बधाइयां दी। इस दौरान अध्यक्ष के साथ उनके समर्थक और कार्यकर्ता मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी के थाना कुरावली इलाके में शरीफपुर के निकट घने कोहरे के कारण भीषण सड़क हादसा हो गया। घने कोहरे के कारण रोडवेज बस और ट्रक में भिड़ंत होने से यह हादसा हुआ। ट्रक और रोडवेज बस में भिड़ंत इतनी भीषण थी कि बस के आगे का हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे में बस में सवार 8 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को पास के अस्पताल में इलाज के लिए भेजा गया। जलवायु कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग टूलकिट केस में पहली गिरफ्तारी हुई है। दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने बेंगलुरु से 21 साल की क्लाइमेट एक्टिविस्ट दिशा रवि को गिरफ्तार किया है। दिशा रवि फ्राइडे फॉर फ्यूचर कैंपेन की फाउंडर मेंबर में से एक है। 4 फरवरी को दिल्ली पुलिस ने टूलकिट को लेकर केस दर्ज किया था। अधिकारियों के मुताबिक दिशा रवि केस की एक कड़ी है। शुरुआती पूछताछ में दिशा ने बताया कि इसने टूलकिट में कुछ चीजें एडिट की और फिर उसमें कुछ चीजें जोड़ी थी और आगे बढ़ाया था। फिलहाल पूछताछ जारी है। किसान आंदोलन के समर्थन में विदेशी हस्तियों के ट्वीट पर हुए विवाद के बीच दिल्ली पुलिस ने 4 फरवरी को टूलकिट को लेकर केस दर्ज किया था। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सीपी क्राइम प्रवीण रंजन ने बताया कि एफआईआर में किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। जलवायु कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग का नाम नहीं है। ट्वीट और टूलकिट पर जांच की जा रही है। प्रारंभिक जांच से खुलासा हुआ है कि टूलकिट खालिस्तान समर्थक संगठन की तरफ से तैयार की गई। किसानों के प्रदर्शन के संबंध में सामाजिक ताने बाने को नुकसान पहुंचाने वाली टूलकिट के क्रिएटर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। वहीं केरल में होने वाले चुनाव से पहले सीए पर सियासी रार होती नजर आ रही है। एक तरफ जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कोरोना वैक्सीनेशन पूरा होने के बाद देश में सीए लागू करने की बात कही है, तो वहीं केरल के मुख्यमंत्री ने इससे साफ इनकार कर दिया है। सीएम पिनराई विजयन का कहना है कि केरल में सीए लागू नहीं होगा। राज्य सरकार का मत स्पष्ट है, हम सीएए लागू करने के पक्ष में नहीं है। सीएम विजयन ने यह ऐलान किया कि राज्य में सीएए लागू नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने सीएए को लेकर बात करनी शुरू कर दी है। हमने पहले ही अपना मत स्पष्ट किया है। गृह मंत्री ने कोरोना वैक्सीनेशन के बाद सीएए लागू करने का ऐलान किया। केरल की सरकार केंद्र के इस फैसले का समर्थन नहीं करती है।
हम केरल में CAA लागू नहीं करेंगे। हम इस फैसले के साथ ना खड़े हैं, ना ही इसे राज्य में लागू करेंगे। हम मजबूती से इस पक्ष के साथ खड़े हैं कि राज्य में CAA लागू नहीं किया जाएगा। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला और उनके बेटे उमर अब्दुल्ला को श्रीनगर में उनके घर में नजरबंद कर दिया गया है। उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट करते हुए यह बात कही है। तो वहीं पूर्व सीएम और PDP के प्रमुख महबूबा मुफ्ती को कल पुलवामा जाने की परमिशन नहीं दी गई। बहरहाल उमर अब्दुल्ला के घर के सामने एक मोबाइल सिक्योरिटी वाहन खड़ा कर दिया गया है। उमर आज गुलमर्ग जाने वाले थे, जबकि उनके पिता फारूक अब्दुल्ला को कश्मीर घाटी के गांदरबल क्षेत्र का दौरा करना था। पुलिस ने हालांकि एक बयान में कहा कि पुलवामा हमले की बरसी के चलते ये कदम उठाया गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट किया, यह अगस्त 2019 के बाद का नया जम्मू कश्मीर है। बिना कुछ बताए हमें अपने घरों में बंद कर दिया गया। यह बहुत ही बुरी बात है कि उन्होंने मेरे सांसद पिता और मुझे अपने ही घर में कैद कर दिया। इसी तरह मेरी बहन, उनके बच्चों को उन्हीं के घर में बंद कर रखा गया है। उमर अब्दुल्ला ने कहा, चलो आपके लोकतंत्र के नए मॉडल का मतलब है कि बिना किसी स्पष्टीकरण के हमें अपने घरों में बंद रखा जाता है, लेकिन घर में काम करने वाले स्टाफ को भी काम करने के लिए घर में आने की परमिशन नहीं दी जा रही। और फिर आप ताज्जुब करेंगे कि मैं अब भी नाराज हूं। घाटी से पलायन कर पिछले 30 वर्षों से विस्थापित बने कश्मीरी पंडित अब राजनीति में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करना चाहते हैं। इन कश्मीरी पंडितों का कहना है कि कश्मीरी पंडितों की आवाज इसीलिए नहीं सुनी जा रही क्योंकि उनको कोई प्रतिनिधि विधानसभा या लोकसभा में नहीं है। इस पर कई नेताओं ने प्रतिक्रिया दी। 70 से सैद्धांतिक तौर पर हम लोगों की जो भी असहमति हो, लेकिन इस बात को नकारा नहीं जा सकता है कि कश्मीर की स्थितियों में एक व्यापक और गुणात्मक बदलाव दिख रहा है। शांति की बहाली हुई है, लोगों का भरोसा एक बार फिर से लोकतंत्र में पैदा हुआ है और जिस तरह से लोकल बॉडीज के इलेक्शन में बड़ी संख्या में मतदाता उभर करके सामने आए हैं, निसंदेह कश्मीर के बदलते हालात की इससे बड़ी कोई मानगी नहीं हो सकती है। और राहुल गांधी के साथ एक सबसे मुश्किल स्थिति ये है कि संवेदनशील मसलों पर भी नरेंद्र मोदी जी के विरोध का जो एक अंधी सुरंग में जिस तरह से वो अपने विरोध को ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, वो एक रचनात्मक विपक्ष की भूमिका का निर्वहन नहीं है। इस तरह का वातावरण हम फिर वहाँ कायम करेंगे कि फिर मैंने बिना डर भय के पंडित लोग वहाँ मैंने फिर से अपने अपने गांव में अपने अपने घरों में वापस लौट सकें। इतने दिनों के बाद 370 खत्म हुआ। 370 को ये लोग मान रहे थे, अमित शाह या भारतीय जनता पार्टी या RSS, कि इसी के वजह से कश्मीर जो है बीमार है। कश्मीर में जो हिंसा होती है, कश्मीर में जो आतंकवाद है, वो इसी की वजह से है। ये खत्म हो जाएगा 370, तो स्वतः एक ऐसा वातावरण बनेगा जहां पर। खबर दोपहर में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के, लड़कियां
दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा लें। ब्रेक के बाद खबर दोपहर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बसपा ने लोकसभा में शनिवार को पारित हुए जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक का समर्थन किया। बसपा सांसद मलूक नागर ने विधेयक का समर्थन करते हुए कहा कि पिछले 70 साल से गरीबों, गुर्जर, बकरवाल समुदाय और दलितों का जो हक छीना गया अब उन्हें दिया जा रहा है। तो साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर विपक्ष को कमजोर करने का आरोप लगाया। नागर ने कहा कि देश की सबसे पुरानी पार्टी खुद भी कमजोर हो रही है और हमें कर रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी बजट पर चर्चा के दौरान सदन में प्रोफेसर की तरह बोलकर चले गए, लेकिन वित्त मंत्री का जवाब सुनने के लिए मौजूद नहीं रहे। कांग्रेस की जिम्मेदारी से विपक्ष की भूमिका अदा करनी चाहिए। कांग्रेस विपक्ष को कमजोर कर रही है, इससे हमारी बदनामी हो रही है। चुनावी राज्य पश्चिम बंगाल से हिंसा की खबर आई। शनिवार को बीजेपी नेता बाबू मास्टर पर हमला हुआ। उनकी गाड़ी पर बम से हमला किया गया और इसके बाद 10 से 12 बदमाशों ने गाड़ी घेर कर गोलीबारी की। बाबू मास्टर बशीरहाट से कोलकाता आ रहे थे। इस हमले में वे बुरी तरह से घायल हो गए। गंभीर रूप से घायल हालत में बाबू मास्टर को अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल सूत्रों के मुताबिक उनकी हालत अभी स्थिर है। बम स्प्लिंटर्स को सफलतापूर्वक हटा दिया गया है। उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वृंदावन पहुंचे, जहां पर उनका लोगों ने विधिवत स्वागत किया। यहां से सीएम योगी बांके बिहारी मंदिर में पूजा पाठ करने पहुंचे। उन्होंने बांके बिहारी के दर्शन किए और आरती के बाद चुनरी ओढ़ाई। इसके बाद उन्होंने मथुरा के साधु संतों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री योगी दोपहर में उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद की बैठक में शामिल होंगे। यहां वो 411 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद हरिद्वार कुंभ से पूर्व वृंदावन में मेले को आयोजन करने जा रही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुंबई हाई ऑयल फील्ड के पास शनिवार को ओएनजीसी ग्रेट शिप रोहिणी के एक अपतटीय जहाज के इंजन कक्ष में आग लगने के बाद भारतीय तटरक्षक जहाज और वायुयान को तैनात किया गया। इस हादसे में घायल हुए क्रू के एक सदस्य को निकालकर अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक जिस समय यह आग लगी उस समय 3 लोग जहाज के अंदर फंसे हुए बताए जा रहे हैं। जहाज में कुल 18 क्रू मेंबर बताए गए। महानिदेशक शिपिंग अमिताभ कुमार ने जानकारी दी कि पोत के इंजन रूम में आग लग गई। समय रहते आग को बुझा लिया गया। हालांकि इंजन रूम में आग भर गई थी। घायल हुए ऑफिसर का नाम गुरविंदर सिंह बताया जा रहा है, जिन्हें निकालने के बाद चॉपर के जरिए अस्पताल भेज दिया गया। छोटा जहाज रहता है वो उसका पिलर वो ब्रिज को लगा तो वहाँ पिलर को ठोका, ब्रिज को ठोका तो हमारे पुलिस और रेलवे के इंजीनियर, रेलवे का काम करने वाले लोग हैं, उन्होंने देखा एक जहाज वहाँ से जा रहा था तो उसकी वजह से वो उसका पिलर उसको लगा तो उसका आवाज़ हुआ। तो ये हमारे रेलवे पुलिस और हमारे मानिकपुर पुलिस स्टेशन के जो गार्ड है वहाँ जाके उन्होंने खातरी की तो उनको वो बोट ऐसा ठोका हुआ नज़र आया। कुछ देर के बाद वो रात को अंधेरे में वो पानी में डूब गया, ऐसा दिखा। सर, इस मामले में किस पर गुना दाखिल कुछ तकरार? हाँ, रेलवे इंजीनियर जो है उनका हम एफआईआर लेके जहाज का जो चालक मालक जो भी रहेगा उनके ऊपर हम लोग इन्वेस्टिगेशन करके कार्रवाई करने वाले हैं। वहीं केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन कर रहे किसानों ने शनिवार को 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा और किसानों के खिलाफ दर्ज मामलों की उच्च स्तरीय न्यायिक जांच कराने की मांग की। संयुक्त किसान मोर्चा ने आंदोलन के 80वें दिन कहा कि किसानों के खिलाफ झूठे मामले दर्ज किए गए। सिंघू बॉर्डर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में संयुक्त किसान मोर्चा ने किसानों से कहा कि पुलिस नोटिस मिलने पर वे पुलिस के सामने पेश ना हो और संगठनों की ओर से बनाए गए लीगल सेल से मदद मांगे।
मोर्चे के सदस्य कुलदीप सिंह ने कहा कि 26 जनवरी की हिंसा और किसानों के खिलाफ दर्ज झूठे मामलों की जांच सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त जज की निगरानी में होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जिन 16 किसानों ने ट्रैक्टर रैली में हिस्सा लिया, उनका अब तक कोई अता पता नहीं है। संयुक्त किसान मोर्चा के नेता रविंदर सिंह ने कहा कि किसानों को प्रताड़ित करने और आंदोलन को कमजोर करने के लिए दिल्ली पुलिस ने डकैती और हत्या की कोशिश के झूठे मामले दर्ज किए। वहीं रक्षा मामलों पर संसद की स्थायी समिति 15 मई के बाद पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में गलवान घाटी और पैंगोंग झील का दौरा करेगी। ये वह क्षेत्र है जहां भारत और चीन की सेनाओं के बीच हिंसक गतिरोध हुआ। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री जोएल ओराम की अध्यक्षता में 30 सदस्यीय समिति के सदस्य मई के अंतिम हफ्ते में या जून के पूर्वी लद्दाख क्षेत्र का दौरा करना चाहते हैं। राहुल गांधी भी इस समिति के सदस्य हैं, हालांकि वह इस बैठक में शामिल नहीं हुए। इन क्षेत्रों का दौरा करने का निर्णय पैनल की पिछली बैठक में लिया गया, जिसमें राहुल गांधी शामिल नहीं थे। सूत्रों ने कहा क्योंकि पैनल एलएसी का दौरा करना चाहता है, वास्तविक नियंत्रण रेखा पर जाने के लिए समिति को सरकार से मंजूरी लेनी होगी। आपको बता दें, समिति में लोकसभा से 21 और राज्यसभा से 10 सदस्य शामिल हैं। समिति के अध्यक्ष ओराम ने बताया, 10 दिन पहले हुई समिति की बैठक में कुछ सदस्यों ने यह सुझाव दिया था और स्पीकर की अनुमति के बाद सरकार को प्रस्ताव भेजा गया। केंद्र सरकार ने राज्यसभा में स्पष्ट रूप से कहा कि इस्लाम और ईसाई धर्म अपनाने वाले दलितों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। केंद्रीय विधि मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बीजेपी सांसद जीवीएल नरसिम्हा राव के सवाल के लिखित जवाब में कहा कि जो लोग दूसरा धर्म अपना रहे हैं, उन्हें आरक्षण का लाभ छोड़ना पड़ेगा। तो साथ ही ऐसे लोग अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट से संसदीय या विधानसभा चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। बीजेपी सदस्य के सवाल पर प्रसाद ने कहा, जो लोग हिंदू धर्म छोड़कर सिख और बौद्ध धर्म अपनाते हैं, उन्हें आरक्षण का लाभ मिलता रहेगा। ये लोग अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट से चुनाव लड़ सकेंगे। प्रसाद ने संविधान आदेश के पैरा 3 का हवाला दिया, जो एससी वर्ग की राज्यवार सूची को परिभाषित करता है। इसके अनुसार कोई व्यक्ति जो खुद को हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म से अलग होने का दावा करता है, उसे अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं माना जाता है। पुलवामा आतंकी हमले को 2 साल हो चुके हैं, लेकिन शहीद अमित कोरी के पिता सोहनपाल सिंह और मां उर्मिला देवी की आंखें आज भी बाट जो रही है कि कहीं से उनका लाल एक बार फिर आवाज दे दे। 5 भाइयों में से अमित सबसे छोटे होने के कारण सबके दुलारे थे। उत्तर प्रदेश के शामली में रह रहे उनके पिता ने कहा कि हम सुबह पहले उसकी पूजा करते हैं। आने वाली पीढ़ियां इससे सबक लें और देश सेवा के लिए हमेशा तैयार रहें। ज़्यादा टाइम लगाते हैं, ये घर का देवता मान लो या देश का बलिदान देने वाला एक हमारे परिवार में या हमारी पीढ़ी में इससे महान आत्मा हमारे घर में नहीं आई। हम तो भगवान से यही प्रार्थना करें कि जहाँ भी उनकी पवित्र आत्मा हो, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और जो आने वाली पीढ़ी है इनसे सबक लेगी। ऐसे देश सेवा में सदैव तत्पर हो और ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी बच्चों की भी आगे देश। पुलवामा हमले की आज दूसरी बरसी है। आत्मघाती हमले में 40 सुरक्षाकर्मी शहीद हुए थे। शहीदों को सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने श्रद्धांजलि दी। क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको सुनाते हैं। में शहीद होने वालों के परिवार के साथ हम लोग पूरी तरह से खड़े हैं। उनको नमन है, उनको श्रद्धांजलि है। जो लोग वहाँ पे शहीद हुए, जो हमारे फौजी भाई शहीद हुए, हम पूरा का पूरा देश उनके परिवार के साथ खड़ा है। और इसी के साथ ही खबर दोपहर में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप जुड़े रहिए एएनबी न्यूज के साथ।